हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल द लॉ हैक। आज हम डीपीएसपी के बारे में जानने वाले हैं, जो कि पार्ट 4 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। डीपीएसपी होता क्या है? तो डीपीएसपी का नाम होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। जैसा कि इसमें समझ में आ रहा है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स मतलब ये एक वे बताते हैं कि आपको किस वे में पॉलिसी फ्रेम करनी है या किस वे में लॉ बनाना है। अब ये डीपीएसपी हमने लिया कहां से? तो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होकर हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये डीपीएसपी रखा है। आयरलैंड ने कहां से लिया? तो उन्होंने स्पेनिश के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होकर लिया। तो ये ऐसी चीज है डीपीएसपी जो कंट्री को गवर्न करने में हेल्प करता है। तो ये सारे कंट्रीज के पास होगा जिन जिन के पास कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, ये पार्ट 4 में हमारे पास दिया हुआ है। अब ये 5 पॉइंट हैं जो आपको डीपीएसपी के बारे में इतना जरूर समझा देंगे कि डीपीएसपी होता क्या है। जो लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनका रिवीजन हो जाएगा, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनको समझ में आ जाएगा। आर्टिकल 36 से 51 तक दिया है, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। अपन सारे आर्टिकल्स का एक चार्ट वीडियो के एंड में दिया हुआ है, उसको आप देखिएगा। इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और जो पहली बार डीपीएसपी पढ़ रहे हैं उनको आर्टिकल्स याद करने में हेल्प भी हो जाएगी। ठीक है, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं, अपन डीपीएसपी समझ लेते हैं कि डीपीएसपी होता क्या है। फर्स्ट पॉइंट हमारा दिया है प्रिंसिपल्स और गाइडलाइंस फॉर लॉ मेकिंग। लॉ मेकिंग क्या है? गाइडलाइंस है। गाइडलाइंस क्या होती है? ऐसे सेट ऑफ रूल्स बनाए हुए हैं जो डीपीएसपी में बनाए गए हैं, जो क्या करें? लॉ मेकिंग में हेल्प करें। लॉ मेकिंग का काम कौन करता है भैया? लेजिस्लेचर करता है। तो स्टेट लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट को डीपीएसपी लॉ बनाने में हेल्प करता है। ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज क्या है? नॉन जस्टिसिएबल गाइडलाइंस। अब गाइडलाइंस है ये तो ठीक है, लेकिन कौन सी? नॉन जस्टिसिएबल। जस्टिसिएबल मतलब क्या होता है? जो लोग लॉ पढ़ चुके हैं उन लोगों को तो पता होगा जस्टिसिएबल क्या है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनके लिए नया वर्ड है। तो हमने एक चीज देखी है, इन्फोर्सिएबल, नॉन इन्फोर्सिएबल। तो जो फंडामेंटल राइट्स हम लोगों ने पढ़े हैं पार्ट 3 में, वो क्या होते हैं? इन्फोर्सिएबल राइट्स होते हैं, यानी कि उनको इन्फोर्सिएबल बनाया जा सकता है कोर्ट के थ्रू, है ना। अगर उसका वायलेशन हो रहा है तो आप कोर्ट जा सकते हो, रेमेडी क्लेम कर सकते हो। यहाँ पे क्या है? डीपीएसपी नॉन जस्टिसिएबल है, मतलब नॉन इन्फोर्सिएबल गाइडलाइंस है ये कोई राइट आपको नहीं देते कि आप कोर्ट में जाकर के कुछ इनको इन्फोर्स करा सको। ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारा आता है मॉरल ड्यूटीज ऑफ द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट टू कीप इन माइंड दीज प्रिंसिपल्स व्हाइल फॉर्मुलेटिंग लॉज एंड पॉलिसीज। जो भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंटर गवर्नमेंट को इनको चीजों को ध्यान में रखना है पॉलिसीज फ्रेम करते हुए। ये चीज हम देख रहे हैं बार बार, बेसिक चीज तो यही रिपीट हो रही है, लेकिन ये क्या है? मॉरल ड्यूटी है। मॉरल ड्यूटी मतलब एक सिद्धांत है जिसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। फोर्थ आता है हमारा एम टू एस्टेब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी थ्रू वेलफेयर स्टेट। अब ये सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, ये कहीं ना कहीं वर्ड ऐसा रिलेटेड रख रहा है जो प्रियम्बल में हमने पढ़ा था। तो क्या है? ये एम करता है, जो डीपीएसपी इसका मेन जिस्ट क्या है, उसका एम क्या है, डीपीएसपी क्या काम करने को बोलता है हमको, कि भैया एक सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी बनानी है हमको स्टेट में। कैसे? वेलफेयर स्टेट बना करके। वेलफेयर स्टेट हम कैसे बनाएंगे? ऐसे लॉज और पॉलिसी बना करके जो हमको डीपीएसपी में डायरेक्ट की गई है कि हमको वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए इन चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। हमको फॉलो नहीं करना पड़ेगा, लेजिस्लेचर को फॉलो करना पड़ेगा। पांचवा आता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 देखा देखा सा लग रहा है, हिस्ट्री में हमने देखा था 1935 का एक्ट क्या बोलता है ना। जिसको नहीं पता है वो जाकर के वाला वीडियो देखो, 1935 के पता चल जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्या बोलता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन था जो कि क्या बताता था कि लॉज किस प्रकार से बनाने हैं। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन के जो रूल्स थे ना, ये हमने बहुत सारे इनसे इंस्पायर होकर हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बनाया है कॉन्स्टिट्यूशन में। हम लोगों ने डीपीएसपी के बारे में समझ लिया, 5 पॉइंट देख लिए कि डीपीएसपी होता क्या है। अब आपको ये इतना वीडियो देख करके डीपीएसपी क्या है ये तो समझ में आ गया होगा। अगर कोई डीपीएसपी पूछेगा कि डीपीएसपी क्या है, तो आप उसको जवाब जरूर दे दोगे, है ना। अब अपन देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ डीपीएसपी क्या है। जो इतने सारे आर्टिकल्स है 36 से 51 तक, अपन ने उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, छोटा छोटा। पहला पार्ट हमारा क्या है? सोशलिस्ट प्रिंसिपल। क्या है? सोशलिस्ट प्रिंसिपल। सोशलिस्ट प्रिंसिपल क्या होता है? वर्ड सोशलिस्ट जो है ये अपन पढ़ चुके हैं, याद करो, प्रियम्बल में देखा था अपन ने सोशलिस्ट क्या होता है। तो सोशलिस्ट मतलब जो सोशल वेलफेयर के लिए काम करे। तो हमारा इंडिया क्या है? सोशलिस्ट कंट्री है,
यानी कि सोशल वेलफेयर के लिए काम करता है, इंडिविजुअल वेलफेयर के लिए नहीं करता है, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करता है। तो ये कुछ डीपीएसपी ऐसे हैं, कौन से, 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A और 47। ये कौन से आर्टिकल्स हैं या कौन से डीपीएसपी के ऐसे प्रोविजंस हैं जो किसके ऊपर बेस्ड हैं, सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है, सोसाइटी के वेलफेयर के ऊपर बेस्ड है। इनका मेन ध्यान क्या रहता है, सोसाइटी को आगे बढ़ाना है, सोसाइटी को अपने को पूरा उनका वेलफेयर देखना है, सिर्फ ये आर्टिकल्स इनकी बात करते हैं। अब ये क्या है ये तो अपन देख ही लेंगे, लेकिन ये चीज समझ आ गई कि सोशलिस्ट प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है हमारा डीपीएसपी। कौन से आर्टिकल, ये वाले। सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस को ये लोग प्रमोट करते हैं। सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस मतलब आपको सोसाइटी में जस्टिस मिलना चाहिए, आपको इकोनॉमिक जस्टिस मिलना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना आपको इकोनॉमिक चीजों के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कि आप गरीब हो अमीर हो क्या हो, उस हिसाब से सरकार आपको नहीं देखती, ठीक है, लॉ आपको नहीं देखता, इक्वालिटी है लॉ के लिए। इसमें एक चीज और आती है, हमने बात सुनी है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, वो इसी के हिसाब से आता है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क है भैया, अगर आपने बराबर काम किया है तो आपको बराबर पैसा दिया जाएगा, है ना। सेकंड हमारा पॉइंट आ जाता है गांधीयन प्रिंसिपल्स। गांधी जी को कौन नहीं जानता, गांधी जी को सब जानते हैं कि गांधी जी ने क्या क्या करा क्या नहीं करा, आइडियाज हैं उनके, ठीक है। आइडियाज क्या क्या थे गांधी जी के, कि भैया कोऑपरेटिव सोसाइटी को बढ़ाओ, रूरल एरियाज का डेवलपमेंट करो, यानी कि जो पिछड़ा वर्ग है हमारे देश का उसको आगे बढ़ाओ। अगर छोटे लेवल से हम लोग डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे तो ऊपर के लेवल का डेवलपमेंट अपने आप होता चला जाएगा। ये गांधी जी के आइडियाज थे। तो ये कुछ आर्टिकल ऐसे हैं, कुछ प्रोविजंस हैं डीपीएसपी के जो किसके ऊपर बेस्ड हैं, गांधीयन प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी और मेनली रूरल एरियाज का डेवलपमेंट की इसमें बात हमको दिखेगी। तीसरा आता है लिबरल प्रिंसिपल्स। लिबरल प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है कि जो ऐसे आर्टिकल्स हैं या ऐसे प्रोविजंस हैं जो किसी इंडिविजुअल को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। लिबरलिज्म मतलब किसी इंडिविजुअल के अधिकार को देखते हुए ध्यान में रखते हुए बनाए गए। तो ये आर्टिकल्स कौन कौन से, 44, 45, 48, 48A, 49, 50, 51, ये वो आर्टिकल्स हैं जो किसके ऊपर ध्यान देते हैं, इंडिविजुअल के राइट्स के ऊपर। जैसे मान लो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट हो गया, ये क्या बताता है, किसी इंडिविजुअल की बात कर रहा है कि भैया जो माँ है उनकी डिग्निटी और इंटीग्रिटी हट नहीं होना, उनके बच्चा जो आने वाला, जो चाइल्डहुड केयर की बात हम लोग करते हैं, तो वो क्या है, लिबरल प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। तो ये तीन समझ में आ गए कि डीपीएसपी हमारे कितने हैं, 36 से लेके 51 तक है। क्लासिफिकेशन हमने क्या कर दिया, सोशलिस्ट प्रिंसिपल कर दिया, गांधीयन प्रिंसिपल कर दिया और लिबरल प्रिंसिपल्स कर दिया। अब इन तीनों के हिसाब से हमने आर्टिकल्स बांट लिए। अब अपन देखने वाले हैं कि इनकी सिग्निफिकेंस क्या होती है डीपीएसपी की। देखो अब अपन सिग्निफिकेंस देखते हैं कि क्या है सिग्निफिकेंस ऑफ डीपीएसपी। डीपीएसपी हमारे कंट्री के लिए क्यों जरूरी है या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी का महत्व क्या है ना, महत्व अपन इसका देखते हैं कि हमारे कंट्री के लिए डीपीएसपी जरूरी क्यों है। चलो फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है मॉरल ऑब्लिगेशंस। हमने एक चीज पॉइंट देखी थी इंट्रोडक्शन में, मॉरल ड्यूटी होती है किसकी, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की मॉरल ड्यूटी है। तो यहाँ पे क्या है, मॉरल ऑब्लिगेशंस है। मॉरल ऑब्लिगेशन क्या बोलता है, एक ऑब्लिगेशन है स्टेट या सेंटर के ऊपर कि उसको डीपीएसपी को देखना ही पड़ेगा। तो ये एक ऑब्लिगेशन बनाया हुआ है। मॉरल ऑब्लिगेशन मतलब ऐसे सिद्धांत है जिनको ध्यान में रखते हुए लॉ बनाने पड़ेंगे। दूसरा हमारा आता है आइडियल्स फॉर द गवर्नमेंट। आइडियल्स क्या क्या मतलब होता है, आइडियल्स का मतलब होता है कि एक आपने कुछ अपना वो बना लिया कि इस व्यक्ति XYZ हमने बना लिया कुछ भी, ये हम इसको ध्यान में रखते हुए आगे के काम करेंगे, हमें इसके जैसा बनना है, ठीक है। तो आइडियल्स फॉर द गवर्नमेंट के लिए क्या है, एक ऐसी गाइडलाइन है जिसको ध्यान में रखते हुए क्या बनाना है, पॉलिसी फ्रेम करनी। तो गवर्नमेंट कैसी बननी चाहिए, डीपीएसपी के हिसाब से वो पॉलिसी बनाती है गवर्नमेंट कि हमारा सरकार कैसी होनी चाहिए। तो डीपीएसपी क्या बताता है हमारे को कि गवर्नमेंट के आइडियल्स क्या है। तीसरा हमारा आ जाता है सेट पैरामीटर्स। अब ये चीज बोलोगे कंफ्यूज हो गए तीनों में कि भैया ऑब्लिगेशन भी हो गया, आइडियल्स भी हो गए, पैरामीटर्स भी हो गए। तो तीनों चीजें जस्ट एक ही बताती है कि जो डीपीएसपी है वो क्या बता रहा है, पॉलिसी कैसे बनानी है। तो पैरामीटर किस चीज के लिए है, पॉलिसी बनाने के लिए। तो तीनों चीजें क्या है, आपस में इंटर रिलेटेड है।
चौथा हमारा आ गया सप्लीमेंट्री टू द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स आप लोग पढ़ के आ चुके हो पार्ट 3 में, अगर नहीं भी पढ़ा है तो लॉ हैक की आपके पास वीडियो है अवेलेबल, पार्ट 3 पढ़ लो जाकर के कि फंडामेंटल राइट्स क्या है। तो फंडामेंटल राइट्स क्या है? सप्लीमेंट्री टू द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट कुछ ऐसे अधिकार हमें कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं जो कि क्या बताते हैं कि फंडामेंटल चीजों को आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। आपको किसको? लोगों को भी और गवर्नमेंट को भी। ये कोई भी फंडामेंटल राइट से छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो ये फंडामेंटल राइट्स के सप्लीमेंट्री कौन है? डीपीएसपी है। अब डीपीएसपी हमने देखा था कि नॉन जस्टिसिएबल होते हैं, मतलब नॉन इन्फोर्सिएबल है। तो ये नॉन इन्फोर्सिएबल तो है, पर ये सप्लीमेंट्री कैसे हो गए? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स तो जो है वो इन्फोर्सिएबल है, इसलिए तो सप्लीमेंट्री है। क्योंकि डीपीएसपी में कुछ ऐसी पॉलिसीज या ऐसे एक्ट बनाए हुए हैं जिसमें आपको कोई अधिकार दे दिए। अब वो अधिकार तो आपके फंडामेंटल राइट्स नहीं है, लेकिन वो आपके सप्लीमेंट्री राइट्स जरूर है फंडामेंटल राइट्स को लेकर के। तो डीपीएसपी क्या करता है? सप्लीमेंट्री काम करता है फंडामेंटल राइट्स का। एक आता है असिस्ट कोर्ट्स इन इंटरप्रिटेशन। अब इंटरप्रिटेशन क्या होता है? किसी भी चीज को इंटरप्रेट करना, यानी कि उसका मतलब क्या निकलता है वो समझाना। अब ये इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट एक सब्जेक्ट है लॉ में पूरा, ये आप आने वाले सेमेस्टर में पढ़ोगे, या कुछ लोग जो वीडियो रिवीजन के लिए देख रहे होंगे वो पढ़ चुके होंगे, तो उनको पता होगा कि इंटरप्रिटेशन क्या होता है। तो असिस्ट द कोर्ट्स इन इंटरप्रिटेशन, कोर्ट को हेल्प करना कि इंटरप्रिटेशन कैसे करे। कोई एक्ट तो बना दिया स्टेट लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट ने, लेकिन उसको अगर वो एक्ट में कुछ ऐसे प्रोविजन है जो कोर्ट में चैलेंज हो रहे हैं, तो उसको कोर्ट को हेल्प करता है कौन? डीपीएसपी, कि वो एक्ट जो है वो लीगली कितना वैलिड है या उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी कितनी है, तो उसको इंटरप्रेट करने में हेल्प कौन करता है? डीपीएसपी करता है। एक आता है गवर्नेंस ऑफ कंट्री। अब इतनी सारी चीजों में क्या चल रहा है? गवर्नेंस ऑफ कंट्री चल रहा है। ये सारी चीजें किसका पार्ट है? गवर्नेंस ऑफ कंट्री का है। एक कंट्री को रन करने में, एक कंट्री को गवर्न करने में डीपीएसपी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। हमने 3 चीजें देखी थी पहले क्लासिफिकेशन में, क्या था? सोशलिस्ट था, गांधीयन प्रिंसिपल था और लिबरलिज्म था। तो ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है किसी कंट्री को चलाने में। एक तो हमने देखा था कि इक्वालिटी की बात करता है, एक हमने देखा था कि रूरल या बैकवर्ड एरियाज के डेवलपमेंट की बात करता है, एक हमने देखा था कि जो इंडिविजुअल के राइट्स की बात करता है। तो इंडिविजुअलिज्म, सोशल वेलफेयर, साथ में हमारा जो रूरल या बैकवर्ड एरियाज है उनको डेवलप करना, ये सब कुछ मिला करके क्या बताता है हमें कि गवर्नेंस ऑफ कंट्री कैसे होगा। तो डीपीएसपी पूरे जिसमें हमने क्या सीखा? एक तो मॉरल ऑब्लिगेशन है, यानी कि पॉलिसीज कैसे फ्रेम होगी, और दूसरा क्या है? गवर्नेंस ऑफ कंट्री कैसे होगा। एक आता है यहाँ पे इंटरप्रिटेशन में, हमने देखा था कि इंटरप्रिटेशन क्या होता है। अब आप लोग सोचोगे कि अलग से रेड पेन से क्या लिख दिया, ये तो बताया ही नहीं। तो ये होता है हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का प्रिंसिपल। ये एक डॉक्ट्राइन है, ये बोलता है कि अगर डीपीएसपी में या कहीं पर भी स्टेट लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट में कोई ऐसे 2 एक्ट बना दिए हैं जो कि आपस में उनके प्रोविजंस या पूरे एक्ट ही कॉन्ट्राविन कर रहे हैं, तो क्या होगा? तो ऐसे टाइम पे कोर्ट क्या यूज करती है? हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन यूज करती है, यानी कि उन दोनों एक्ट के ऐसे प्रोविजन जो आपस में कॉन्ट्राडिक्शन में है या दोनों कॉन्ट्राडिक्शन कर रहे हैं, तो उन एक्ट को या प्रोविजंस को इतने लिमिट तक ही समझा जाएगा जितने लिमिट तक वो कॉन्ट्राडिक्टरी ना हो। तो वो प्रिंसिपल क्या करता है? हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। हार्मोनियस मतलब हार्मनी, ये वर्ड कहां से है? हार्मनी। हार्मनी मतलब क्या होता है? पीस बनाए रखना, यानी कि दोनों एक्ट की लड़ाई के बीच में हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन यूज करता है कोर्ट। ठीक है, अब उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आया होगा इंट्रो, क्लासिफिकेशन और सिग्निफिकेंस। गाइस हम लोग ये देखने वाले हैं अब कि ये 2 बातें बड़ी खतरनाक चीज है, क्योंकि ये एग्जाम में काम आएगी। ये 2 बात लिख के आ जाओ हैशटैग लगा के एग्जाम में, मजा आ जाएगा चेक करने वाले को कि भैया बच्चे को थोड़ी बहुत कुछ नॉलेज ना भी हो तो ये 2 बातें लिख देना, मजा आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि डीपीएसपी लिख के नहीं आओ, 2 बातें लिख के आ जाओ बस बोले हो गया पेपर। ये 2 चीजें ऐसी है जो जान लेना अच्छा है डीपीएसपी के बारे में। तो पहला क्या है? फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी आर 2 व्हील्स ऑफ अ चैरियट एज एन एड टू मेक अ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, यानी कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स एक रथ के 2 पहिए हैं। अगर दोनों में से एक भी गायब हुआ तो रथ नहीं चलेगा, सीधी सच्ची बात है। ये हमको किसने बोला, क्या बोला, इससे कोई मतलब नहीं है, इतना समझ आ गया कि डीपीएसपी क्या है और फंडामेंटल राइट्स क्या है, इन दोनों का रिलेशन क्या है। दोनों पहिए हैं जो रथ खींचते हैं। अब दोनों में से एक भी गायब कर लो, इमेजिन करो कॉन्स्टिट्यूशन कैसा हो जाएगा।
मान लो पॉलिसीज ही नहीं है पूरे देश में, या फंडामेंटल राइट्स ही छीन लिया आप लोगों से, अब सोचो क्या हालत होगी। तो दोनों जरूरी है ना, तो ये क्या है, एक रथ के दो पहिए हैं, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी। अब दूसरी बात क्या है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर मॉरल प्रिसेप्ट्स फॉर अथॉरिटीज ऑफ द स्टेट, दे हैव एटलीस्ट एन एजुकेटिव वैल्यू। ये एक ऐसे प्रिसेप्ट्स हैं अथॉरिटी के लिए जो कि अथॉरिटी को ध्यान में रखने पड़ेंगे स्टेट की पॉलिसीज को बनाते टाइम। स्टेट यहाँ पे कोई सी राज्य की बात नहीं हो रही है, स्टेट यहाँ पे इंडिया की भी बात हो रही है। तो ये वो स्टेट है जो आर्टिकल 12 में बताया है कि टेरिटरी जो पूरी होती है, तो वो स्टेट्स को क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लॉ बनाते टाइम, पॉलिसीज बनाते टाइम, और उसकी एक वैल्यू होनी चाहिए एटलीस्ट, हर एक प्रोविजन की एक वैल्यू जरूर होगी। कौन से प्रोविजन, 36 से 51 तक जो दिए हुए हैं, भले ही नॉन इन्फोर्सिएबल है लेकिन इनकी कुछ वैल्यू होनी चाहिए। और ये किसने कही है ये बात, ये बीएन राव जी ने कही है, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एडवाइजर थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बनी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सब आप जाकर के कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री में जरूर पढ़िएगा। तो ये क्या है, बीएन राव जी थे, उन्होंने ये बात कही कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है उनकी एक वैल्यू होनी चाहिए और इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ध्यान में जरूर रखना चाहिए स्टेट को पॉलिसी बनाते टाइम। आई होप आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल के जो इंट्रोडक्शन के हमने स्टार्टिंग में 5 पॉइंट देखे थे, वो सिग्निफिकेंस ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या होता है, वो क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या होता है, वो और ये दो बातें जो एग्जाम में काम आने वाली है, ये दोनों समझ में जरूर आ गई होगी। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बोलेंगे कि 36 से 51 तक आर्टिकल्स दिए हुए हैं, वो तो अपन ने बताया नहीं, तो उसका चार्ट आपको वीडियो के एंड में जरूर मिल जाएगा, तो उसको देख लीजिएगा, रिवीजन भी हो जाएगा और दोबारा से अगर फर्स्ट टाइम पढ़ा है तो समझ में भी आ जाएगा कि डीपीएसपी होता क्या है। और याद करने के लिए भी वो चार्ट सबसे बेटर है कि भैया एक के बाद एक लाइन से याद हो जाएगा कि क्या दिया है, उसके लिए आपको डायरेक्ट उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चार्ट पढ़ लो समझ में आ जाएगा। और ऐसे वीडियोस के लिए लॉ हैक के साथ बने रहिए और सब्सक्राइब करना भूलना मत।